अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके DHA फेज़ 1 में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक वकालत से है और आजकल खासे मशहूर हैं, बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं। और अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि उन्होंने बहुत कम अरसे में वकालत में अपना एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा नाम बनाया तो ये गलत नहीं होगा। और आजकल फेमस एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब का केस भी वही लड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मियाँ अली अशफाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अमेजिंग, ऑल इज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यू आर मोस्ट वेलकम जी। आई मीन दिस इज योर होम, यू कैन कम एनी टाइम। बिस्मिल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल क्या चल रहा है? इमरान रियाज के केस पे हम बाद में बात करेंगे, उनके अलावा क्या चल रहा है? एज यू नो, आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। इट्स बीन 13 years कि मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि आई हैव बीन वर्किंग इन अबाउट 10 cities एट वन टाइम। अच्छा। मेरे ऑफिस लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हैं। सो आई ट्रेवल मोस्ट ऑफ द टाइम। आई हैव बीन बिजी फॉर क्वाइट सम years। और इसी तरह ट्रेवलिंग रहती है। और आजकल चल ये रहा है कि बिकॉज ऑफ माई रूटीन समर वेकेशंस हैं, अदालतों में छुट्टियाँ हुई हैं। अच्छा। कोशिश की थी कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, लेकिन इमरान ने उस रिलीफ को टेक ओवर कर लिया। आई एम सुपर बिजी। ईद पे भी बिजी था। आई जस्ट गॉट वन डे, इट वाज द लास्ट डे ऑफ ईद, जहाँ पे वी हैड सम गेट टुगेदर एंड वी ट्राई टू जस्ट rejuvenate and celebrate our small victory which is still underway। वो तो बनती थी। जी हाँ, वो कोशिश की है just to refresh ourselves। मे भी जो है वो आगे भी जंग लड़नी पड़ सकती है। अच्छा, ठीक है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे आगे चल के। आप मुझे ये बताएं कि वकालत में कैसे आना हुआ? बचपन से शौक था? नहीं, it's I'll be frankly honestly telling you, so I just did my graduation and subsequently I was planning कि what should I do, and then what happened was कि एक दिन मुझे मेरे 2-3 जो कॉलेज फेलोज थे FC कॉलेज लाहौर में, they have called क्या प्लान किया है, and I was like okay, I just need one more week and I am going to be planning मैंने आगे क्या करना है। फिर बताऊंगा। and they were the first one to tell me कि यार हमने ना लॉ में एडमिशन ले लिया है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, बड़ा अच्छा टाइम हमारा पिछले 3 साल में गुजरा है, एंड वी वांट यू टू जस्ट यू नो जॉइन अस एंड जस्ट कैरी ऑन। अच्छा। जो हमारी 3-4 साल से अच्छा रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप बनाने के चक्करों में या बचाने के चक्करों में आई वेंट टू लॉ स्कूल। I took admission, my grades were good and admission मेरा nicely और smoothly हो गया, and that is how I became, you know, I joined the law as my subject, and subsequently while I was doing the law, then I developed my interest, okay, what is the law, and then I then thought जब मैं law कर रहा था कि this is the right thing that I am doing in my life and this is what I was born to do and I was supposed to do। कभी कभार इंसान को पता नहीं होता ना कि उसे क्या करना है, किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन दिखा जाता है और ये क्रेडिट शायद आपके दोस्तों को जाता है। मेरे दोस्तों को जाता है, ये अल्लाह ताला ने ये मेरे से जो ज़िंदगी में काम लेने हैं या छोटे मोटे मैं कर चुका हूँ कोई बड़े काम लेने हैं, तो उसमें इवेंट्स अपने आप को खुद ब खुद अनफोल्ड करते जा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ द थिंग्स आर शेपिंग अप इटसेल्फ। तो मैं कानून में आ गया, उसके बाद मैं लॉ में आ गया, और फिर लॉ में अल्लाह ताला ने छोटी सी उम्र में स्टार्ट से ही फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय करियर वेयर ऑन द डे वन, पहले ही दिन मुझे अल्लाह ताला ने, अभी मैं लॉयर बना ही था और मेरा लाइसेंस आना बाकी था, और गुड केसेस अल्लाह ताला ने मुझे पैसे भी दिए, अच्छे पैसे दिए, शोहरत भी दी, एंड आई एम कंटिन्यूइंग। अच्छा, आप मुझे भी बताएं कि अब जब छोटे थे तो तब भी मतलब कुछ प्लान किया हुआ था, जैसे होता है कि डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, टीचर बनूंगा, कुछ प्लानिंग थी बचपन में? So basically, I will just quickly recap. I became one of the youngest Hafizul Quran at the age of 6.5 years. छोटी सी उम्र में। And then while I completed my Quran Pak, I went to school and I became a good English debater and one of the best Urdu debaters. And I then became a captain and I became a prefect. तो वो जो एक जनरली आप बॉर्न, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो रही होती है ना, दैट वाज देयर, बट नथिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। छोटी उम्र में मैंने ये नहीं सोचा था कि आगे में आने वाली ज़िंदगी में मैं एज अ कैरियर किस चीज़ को अडेप्ट करूँगा, बट देन चूँकि बदलते वक्त और हालात के साथ चीज़ें शेप अप हो गई, कुदरत ने कर दी हैं। नाउ आई हैव स्टार्टेड प्लानिंग
व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इन माय लाइफ। मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बना लेता हूँ, अच्छा। चल पड़ता हूँ, कुछ चीज़ें दिल में है, कुछ चीज़ें बताता नहीं हूँ। जैसा कि माशाल्लाह आप अपनी कामयाबी की बातें बता रहे हैं, और मैंने खुद भी जैसे कि आगाज़ में कहा था कि आपने बड़ी जल्दी बड़ा नाम, अच्छा नाम बनाया, तो यंग लॉयर्स के लिए बताएं कि उनकी रहनुमाई के लिए कि अगर वो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो आप क्या समझते हैं? मतलब ऑल्दो आपका एक्सपीरियंस 13 इयर्स का कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है जो हमारे सीनियर्स के मुकाबले में, लेकिन ये कि आप समझते हैं कि अगर लॉ में आएंगे तो उसमें कानून पे गिरफ्त होना ज़रूरी है, या जो रेलेवेंट इदारे या लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट्स होना ज़रूरी है, अच्छी ताल्लुकात होना, क्योंकि जिस तरह जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता है कि जी जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट, तो क्या ये चीज़ आपके प्रोफेशन पे भी अप्लाई होती है? आई वुड स्पेशली थैंक यू फॉर पुटिंग मी विद दिस क्वेश्चन। अभी तक मैं दर्जनों के लिहाज से पिछले चंद दिन में इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, किसी भी सवाल पूछने वाले ने इतना खूबसूरत सवाल नहीं पूछा जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं जितने यंग लॉयर्स हैं उनको मेरी ये एज अ ब्रदर, एज ए प्रोफेशनल लॉयर एडवाइस है कि आपने अपने करियर के स्टार्ट में सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग करने के लिए और अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना सिवाय प्रैक्टिस करने के। हो ये रहा है पूरे मुल्क में जो यंग लॉयर्स हैं वो स्टार्ट में ही प्रोफेशनल अपने कैलिबर को ग्रो करने की बजाय या प्रोफेशनली सिर्फ प्रैक्टिस पे तवज्जो करने की बजाय वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, बाहर पॉलिटिक्स, जो लॉयर्स पॉलिटिक्स है। तो मेरी फर्स्ट एडवाइस जो है वो जितने मेरे भाई लॉ कर रहे हैं, कर चुके हैं, अपने हम्बल कैरियर, अपने हम्बल बिगिनिंग ऑफ देयर कैरियर की स्टेज पे हैं, प्लीज़ एज अ ब्रदर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस पे तवज्जो देनी है। आपका किसी भी बार पॉलिटिक्स में अगर आपने हिस्सा लेना है तो सिर्फ 5% वक्त जो है वो आपका प्रैक्टिस में से 5% प्रायोरिटी होनी चाहिए बार पॉलिटिक्स। प्लीज़ अपने कैरियर पे फोकस करें। किसी भी बार पॉलिटिक्स इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी, उसको मैं डिस्करेज नहीं करूँगा, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कानून सीखना, एज अ गुड प्रैक्टिशनर बनना, एज अ रोल मॉडल लॉयर बनना, वो इतना ज़रूरी है कि पब्लिक आपको कॉन्फिडेंस आपके इंस्टीट्यूशन को एज अ लॉयर, एज अ पार्ट ऑफ जुडिशल सिस्टम और एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी एज एट आर्म लेंथ आपको इज्जत नहीं देगी। आपने अपने इदारे की इज्जत कराने के लिए, अपनी ज़ाती सक्सेस के लिए, अपनी फैमिली के ऑनर के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और आपने अपने जो बार काउंसिल के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर रहते हुए करनी है। ये मेरी एडवाइस है जितने भी हमारे बिगिनर लॉयर्स हैं। फार एज द क्वेश्चन के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो की है, द की टू सक्सेस इज गोइंग टू बी ओनली वन थिंग। क्या आपको देखें, आपको कॉन्टेक्स्ट, केस, रेफरेंस की हद तक जरूरी है, आपको केस दे देगा, लेकिन अगर आपने उस केस में परफॉर्म ना किया तो वो जिस कॉन्टेक्ट रेफरेंस से आपको रेफरेंस पॉइंट से केस मिल रहा है वही आपकी नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट होगी। तो फिर मैं वही उसी चीज़ पे वापस आऊँगा कि किसी भी प्रोफेशनल लॉयर के लिए अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट को ऑनर करना मेहनत करने के बाद ज़रूरी है। आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। और फिर वन लास्ट टाइम, ज़रा बाहर पॉलिटिक्स में ज़रा कम पार्टिसिपेट करें एट दी अर्ली स्टेज ऑफ योर कैरियर। अच्छा, कि बड़ी अच्छी बात की, और वाकई मेरा ख्याल है कि उनको लगता है कि जी इससे हम शायद ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे अगर बाहर पॉलिटिक्स करेंगे या ज़्यादा सोशलाइज कर सकेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर यंग लॉयर्स हैं वो इनकी एडवाइस पे अमल करें तो फिर आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जैसे उस पर हम बार बार, मैं कह रही थी हम उस पर आगे चल के बात करेंगे, पिछले दिनों जैसे इमरान रियाज साहब का आपने केस किया, इस तरह से बेशुमार केसेस किए, सियासी केसेस भी किए, तो ये मेरा सवाल है कि इस तरह के सारे केसेस आप तक ही क्यों आते हैं? क्योंकि इतने सारे सीनियर्स भी हैं, बड़े बड़े मशहूर पुराने दिमाग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे केसेस आप तक क्यों आते हैं? और स्पेशली ये कि जब सामने इदारे होते हैं, नैब होता है, आपको मतलब कोई मुश्किल ही पेश आती है, आप बड़े धड़ल्ले से इनको एक्सेप्ट करते हैं, ये क्या बात है? देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने डे वन से जब प्रोफेशनली प्रैक्टिस शुरू की है तो अपने आप को 3-4 प्रिंसिपल्स के अंदर बाइंड कर लिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट आई हैव बीन बाइंडिंग अपॉन मी इज़ कि मैंने अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना है, और किसी भी सूरत मैंने अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं किसी को ब्रीच करने की इजाज़त नहीं दूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी ए का केस कर रहा हूँ
तो पार्टी बी, सी और डी मुझे उस केस में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करे, तो मैंने किसी भी कीमत पर, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे मैंने उनको किसी भी जगह पे एंटरटेन नहीं करना, नंबर 1। 2, मेरी प्रोफेशनल एबिलिटी कि मैं अपने केसेस को इतनी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूं और उसको प्रेजेंट करूं कोर्ट ऑफ लॉ में कि मेरी एज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि क्या मैंने अपना 100% फोकस और एबिलिटी को एक्सरसाइज किया या नहीं किया। एंड द थर्ड थिंग जो मेरा प्रिंसिपल है दैट इज़ करेज, कि आपने जब भी कोई काम करना है तो इतने करेजियस वे में करना है, आपको पता है। सो आई डू अ लॉट ऑफ cases on the criminal area of practice in law, and NAB, FIA, anti-corruption, police. I deal with the criminal civil law enforcement agencies of this country, and there are so many risks that are involved. बहुत से रिस्क हैं, आपके लाइफ सिक्योरिटी के हैं, आपकी सेफ्टी के रिस्क हैं, आपकी रेपुटेशनल रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो कभी डिस्करेज नहीं हुए आप? हुई हैं, बहुत सी तकलीफ़ें आई हैं, मुसीबतें आई हैं, हार्डशिप आई हैं, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की है। और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक सी, तो वो जो सेकंड पोर्शन है ना वो जालिम होना, वो मैंने हमेशा करेजियसली उसको अडेप्ट किया है, एब्जॉर्ब किया है। जितने शॉक्स एंड सरप्राइजेस आए हैं नेगेटिव साइड पे, उनको हमेशा मैंने वेलकम किया और इम्यून किया अपने आप को कि अल्लाह ताला मुझे वो सलाहियतें और वो हौसला दे कि ये मुश्किल वक्त भी मैं गुजार जाऊं। और आज तक अल्लाह ताला ने ऑनरेबली गुजारा है। और मैं यहाँ तक भी ऐड करता चलूँ, मैं एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर आई हैव बीन ऑनर्ड बाय ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, आइदर ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट और अदरवाइज मुझे मेरी सर्विसेज को एट द हाईएस्ट सर्टन प्लेसेस ऑफ दिस कंट्री, ना सिर्फ ये कि मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया गया है और बेशुमार ऐसी असाइनमेंट्स जो कि पब्लिकली भी आ गई हैं सामने और जो पब्लिकली नहीं आई, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी असाइनमेंट्स जिसमें मुल्क के लिए नेशनल लैंडस्केप पे फैसले हुए हैं। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस ने भी मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज को एंगेज किया है। तो वो फिर ना अब आके कोई कंबाइंड फैक्टर है जिसकी बेसिस पे अगर कोई रिस्क आ भी जाए ना, तो बहुत से लोग पाकिस्तान के गवर्नमेंट के सेक्टर के इदारों में बैठे हैं जिनको मेरी ऑनर, कमिटमेंट और इंटेग्रिटी का पता है। तो वो हमेशा इसी बेसिस पे मुझे बताए बगैर भी खुद ब खुद सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एज अ प्रोफेशनल लॉयर आई एम ट्राइंग टू रिमेन विद इन माई कोड ऑफ कंडक्ट एंड आई एम ओनली परफॉर्मिंग माई ड्यूटी। और अल्लाह ताला ने फिर ख़ास हिफाजत फरमाई है कि किसी शख्स ने अभी तक शरारत करने की कोशिश नहीं की। अल्लाह से दुआ यही है, अल्लाह नजर बद से बचाए, अपनी हिफाजत में रखे। ये सिर्फ अल्लाह ताला की जो सा मेहरबानी है, इसमें मेरा बतौर इंसान कोई किरदार नहीं है। आपने तो ना मतलब मेरा जो अगला सवाल था ना उसका भी जवाब दे दिया, वरना मैंने यही पूछना था कि जब इदारे और नैब सामने तो उसके असरात भी होते होंगे आप पे या क्लाइंट पे। आप देख रहे हैं मेरी लॉयर स्किल सामने आ रही है। पहले समझ गए कि पूछने क्या वाली है, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि नैब का जब इदारा बना उसके बाद हमें वकला के प्रोफेशन में अचानक बड़ी ग्रोथ नजर आई। जो इन लोगों के वकला की फीसें थी उसमें बेपनाह इजाफा हो गया, जो हज़ारों लेते थे लाखों लेना शुरू हो गए, जो लाखों लेते थे वो मिलियंस पे चले गए। तो ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात भी थी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इतनी भारी भरकम फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप लोगों को मतलब क्या कोई रिलीफ देने का सोचा हुआ है? अच्छा वो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। सो बेसिकली जब नैब ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में आया था सबसे पहले 1997 में, इसको कहते थे एहतसाब एक्ट, और वो 2 साल रहा और उसके बाद फिर आपने देखा कि ये कन्वर्ट हो गया नैब ऑर्डिनेंस में। तो फिर नैब ने इन फर्स्ट फ्यू इयर्स बहुत से केसेस बनाए जहाँ से नैब एज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तान में क्राइम डिटेक्टिंग एजेंसी फाइनेंशियल क्राइम की बन के सामने आई। लेकिन जो नैब के केसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई ना, वो सामने आई है 2017-18 से ये काम शुरू हुआ है। अच्छा। तो मैं अपने करियर के फर्स्ट 7-8 इयर्स में बहुत से फाइनेंशियल क्राइम के केसेस कर चुका था, जिसकी बेसिस पे नैब के भी बहुत ज़्यादा केसेस थे। तो जब नैब ने अपनी कार्रवाइयाँ जो नैब कहता है एज पर देयर क्लेम बिला तफरीक शुरू की ना, कि कड़े से कड़ा एहतसाब किया और उनके मुताबिक नैब के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल लॉ को इक्वली अप्लाई किया, जिसमें बड़े से बड़े पावरफुल आदमी, बड़े से बड़े अमीर आदमी पे भी हाथ डला। तो जो कि नैब के केसेस के जो एलिगेशन और स्कोप है ना, वो एलिगेशन है बिलियंस ऑफ रुपीज़ के। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी शख्स ने अरबों रुपए खाए हैं या कमाए हैं या मिसअप्रोप्रिएट किए हैं या उन्होंने करप्शन की है, वो उनके इंडिपेंडेंट मेरिट्स हैं। लेकिन चूँकि इल्ज़ामात की नोयत इतनी बड़ी है और नैब एज एन इंस्टीट्यूशन लॉ इतना पावरफुल बनाया गया है कि इसमें रिलीफ लेना इज़ अ मिरेकल।
और नैब के पाकिस्तान में जो टोटल प्रैक्टिशनर हैं, जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर कंसिडर होते हैं, देयर ओनली 5-6 पीपल। तो फिर आपने देखा कि केस मार्केट में बहुत ज़्यादा आए, जो टॉप क्वालिटी लॉयर्स थे वो सिर्फ 5-6-7 थे पूरे मुल्क में। तो फिर ज़्यादा जो चंक ऑफ वर्क था उनके पास गया, वो वैल्यूएबल हो गए। खुशकिस्मती है अल्लाह ताला ने जो उनसे ये भी मौजाना तौर पर मुझे भी उस एक लिस्ट में खड़ा कर दिया। और फिर आपने अब बात की है लाखों की, हज़ारों की या करोड़ों की, अल्लाह ताला ने फिर उस खुशकिस्मती की साफ पे मुझे भी खड़ा कर दिया। तो मैंने कोशिश की जी अच्छे तरीके से काम करूँ नैब का, और बहुत से लोगों को अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरी पूरी वकालत में कोई ऐसा नैब का केस नहीं है। उस दौर में जब कोई केस जीता नहीं था, आज तक मैं कोई नैब का केस हारा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ ये अल्लाह ताला मेहरबानी करे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन द रिकॉर्ड। और मैं आई एम द ओनली प्रैक्टिशनर ऑफ नैब इन पाकिस्तान, जो नैब के पाकिस्तान में 9 सेंटर्स हैं, 9 रीजन्स हैं, एंड आई एम द ओनली वन जो 9 रीजन्स में अकेला काम कर रहा हूँ। अच्छा अली, ये भी बताएं कि जैसे आपने अब ये खुद ही, मैं तो वैसे ब्रेक पे जाने लगी थी व्यूअर्स, लेकिन इन्होंने ये कह दिया ना कि इनकी टीम दुआ करती है कि ये किसी और शहर में चले जाएं, तो आप मतलब प्रोफेशनली चलना बहुत अच्छी बात है, अपने काम पे फोकस करना भी, लेकिन जो आपकी टीम है, आपका स्टाफ है, अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो क्या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते, क्या करते क्या? Sometime I literally had to shout on my associates, and sometimes too much that I get hyper. Only I'm trying to remain humble, calm, nice and polite. But अगर कोई mistake मेरी फर्म की तरफ से या मेरे किसी एसोसिएट की तरफ से हो जाए जिसका पूरा खमियाजा मुझे या मेरे करियर पे या मेरी पूरी फर्म पे आए, उसके लिए कोशिश करते हैं। और ये उनको पता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज द एंटायर टीम नोज दैट इट इज कमिंग विद अ बोना फाइड इंटेंशन। आप किसी की जातियात पे उतर के उसको डिस्करेज नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ही शुड रिमेन और शी शुड रिमेन वेरी केयरफुल इन फ्यूचर फॉर सच ट्रांजेक्शन। तो हाइपर में हो जाता हूँ, उसके लिए भाई ये मेरे एसोसिएट मुझे माफ़ कर दिया करो, बट यू ऑल नो कि उसकी बोना फाइड इंटेंशन है, गुड फेथ में है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं, और जितना कभी उन पे गुस्सा करता हूँ उनको उससे डबल ट्रिपल अकोमोडेट भी करता हूँ, पर्सनली, स्पेशली, सोशली एंड अदरवाइज भी पूरी कोशिश होती है। और आज तो देखे ना सबके सामने आपने उनसे माफी भी तकरीबन मांगी है। भाई माफ कर देना भाई माफ कर देना। अली से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी, और हमारे आज के मेहमान हैं मियां अली अशफाक साहब। और उनसे ब्रेक से जाने से पहले हम बड़ी अच्छी उनके प्रोफेशन के हवाले से बातें कर रहे थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप सारे बड़े लोगों के केस कर चुके हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर चुके हैं, कभी ऐसा भी होता है, मतलब मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाह रही हूँ कि आप केस इसलिए लेते हैं, आपको पता होता है कि ये बंदा या बंदी जो भी आपके पास आया है वो ठीक है, आपने उसको इंसाफ दिलाना है, या ये सोच के कि भाई आपको इतना अच्छा पे किया जा रहा है करोड़ों में तो वो आप केस एक्सेप्ट कर लेते हैं? ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग दी लाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल लॉयर एंड पर्टिकुलरली इन माई कॉन्टेक्स्ट। देखें, फीस इज़ द लास्ट कंसिडरेशन इन माई लाइफ जिसकी बेसिस पे मैं किसी का केस एक्सेप्ट करूँगा या किसी का केस नहीं लूँगा। मैं फ़ीस को बिल्कुल एक साइड पे रखता हूँ, और फीस हमेशा 2 तरह की होती है। वन इज़ कॉल्ड फीस इन कैश, दी अदर इज़ कॉल्ड फीस इन काइंड। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फीस वाले पोर्शन को देखें, उसको प्रोफेशनल एडवोकेसी में फीस इज़ जस्ट वन ऑफ द कंसिडरेशन, नॉट द फाइनल कंसिडरेशन, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द स्मॉल कंसिडरेशन। कुछ लोगों के लिए वैसे सॉरी फाइनल कंसिडरेशन है, बिल्कुल ऐसा है। हमारे प्रैक्टिशनर में पीपल इवन डू नॉट वांट टू सी योर फेस, डोंट इवन गिव यू द अपॉइंटमेंट अंटिल दे जस्ट यू नो क्लेम कि ओ जी मैं बड़ा कॉर्पोरेट वकील हूँ, मैं बड़ी कॉर्पोरेट सर्विसेज देता हूँ, आई नो द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट। सो मैं पता चल गया। सो बेसिकली इन माई लाइफ मैं आपको बताऊँ, इन माई ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल इट इज़ नॉट माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जज एनीवन कि कोई भी शख्स मजलूम है या जालिम है, इसका फैसला किसी वकील ने
किसी भी सूरत नहीं करना। डिस्प्यूट के अब लिए पड़ आते जाए, हैं हम आज लेकिन कल किसी की क्रिमिनल ताज़ा साइट खबर की पे तरफ, खुदा न यानी कि खास्ता इमरान रियाज उसको साहब के जिंदगी में केस मेरी की जरूरत पड़े। तरफ। सबसे पहले तो इमरान ये के लिए बताएं कि अगर मुझे इमरान अपनी रियाज जेब से साहब भी से पैसे किसी को दोस्ती देने है या पड़े रिश्तेदारी तो है? मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये पब्लिक रिकॉर्ड है ना, मैंने कभी, और ये भी मैं पब्लिक के लिए बता दूँ, इमरान के ऊपर ये जो मुश्किल और कड़ा वक्त है ना, जिस तरह की उसको विक्टिमाइजेशन की गई है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है इन दी एंटायर हिस्ट्री। बहुत से ऑनरेबल एंकर पर्सन और जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के मेंबर और कोलीग्स हैं जिन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन यकीन करें जो वक्त तारीख याद रखेगी इमरान रियाज खान को दिखाया गया ना, इस तरह का मुश्किल और कड़ा वक्त जो है ना कि 20 मुकदमात, 15-20 शहर, 8-8 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, एक जगह से दूसरी जगह, इट वाज लाइक अ टॉम एंड जेरी शो। अभी इधर जा रहे हैं, फिर दूसरे शहर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारे दो घर नहीं, घर एक ही है और रिश्तेदार नहीं भी है, तो उसको पता है, पता है तुझे कि उसकी वालदा जो है, आई ट्रीट हर लाइक माई मदर, ही ट्रीट्स माई मदर लाइक यू नो हिज मदर, एंड सेम गोज विद, बिल्कुल जो है वो बुजुर्गों के साथ रिलेशनशिप इस तरह है, बहन भाइयों के साथ ऐसे है कि घर वाली बात है, इस तरह का इमरान के साथ क्लोज रिलेशनशिप। माशाल्लाह। अच्छा, आप खुद भी एक कामयाब वकील है माशाल्लाह, और जाहिर सी बात है कि मैं कह दूं कि लाखों करोड़ों में फीस लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी तरफ अगर हम इमरान रियाज साहब की बात करें तो माशाल्लाह वो भी हमारे सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है, और इसी तरह से वो जिस भी चैनल के साथ एसोसिएट रहते हैं उधर से भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं, फिर अब तो यूट्यूब चैनल से भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इमरान रियाज साहब के केस की कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, करोड़ों में ले रहे हैं? देखें, इमरान रियाज खान की जो फ़ीस है ना, वो मैं बता देता हूँ कि इमरान मेरी ज़िंदगी के उन लोगों में से है, और वो सिर्फ इमरान अकेला नहीं है मेरी ज़िंदगी में, इमरान के अलावा भी चंद नहीं बहुत से खुशकिस्मत ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मुझे रिलेशनशिप मेरा और उनका आर्टिफिशियल, कमर्शियल या कॉस्मेटिक या सोशल अरेंजमेंट नहीं है, एक ब्रदरली अरेंजमेंट है। इमरान उन लोगों में से है जिसके लिए अल्लाह ना करे उसको ज़िंदगी में कभी भी मेरी प्रोफेशनली ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे वो तकलीफ़ में किसी सिविल, कमर्शियल, फाइनेंशियल डिस्प्यूट के लिए पड़ जाए, लेकिन किसी क्रिमिनल साइट पे खुदा न खास्ता उसको ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत पड़े। इमरान के लिए अगर मुझे अपनी जेब से भी पैसे किसी को देने पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये पब्लिक रिकॉर्ड है ना, मैंने कभी, और ये भी मैं पब्लिक के लिए बता दूँ, इमरान के ऊपर ये जो मुश्किल और कड़ा वक्त है ना, जिस तरह की उसको विक्टिमाइजेशन की गई है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है इन दी एंटायर हिस्ट्री। बहुत से ऑनरेबल एंकर पर्सन और जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के मेंबर और कोलीग्स हैं जिन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन यकीन करें जो वक्त तारीख याद रखेगी इमरान रियाज खान को दिखाया गया ना, इस तरह का मुश्किल और कड़ा वक्त जो है ना कि 20 मुकदमात, 15-20 शहर, 8-8 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, एक जगह से दूसरी जगह, इट वाज लाइक अ टॉम एंड जेरी शो। अभी इधर जा रहे हैं, फिर दूसरे शहर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। ये अली मतलब देखने वालों को भी बताएं, हमें भी बताएं कि मतलब ये इतने सारे केसेस बनने की क्या वजह थी? जिस तरह से आपने कहा बाकी भी सहाफ़ियों पे केसेस तो बनते थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा इमरान साहब पे केस बनने की? मेरी नज़र में जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसने इमरान को विक्टिमाइज़ किया बिकॉज ऑफ अ सर्टन पॉलिटिकल नैरेटिव। जो एक उसने, वो क्या समझता है मुल्क की सियासी सूरत हाल में उसकी जो अपनी असूल पसंदी या अपने नज़रियात हैं उसको हाईलाइट करने की बेसिस पे उसको विक्टिमाइज़ किया गया है, और एक ही तरह की FIR, यानी कि एक ही तरह की नरेशन, सिर्फ आपने चेहरे तब्दील किए और आपने 20 से ज़ायद मुकदमात मुल्क भर में दर्ज कराए हैं उसके खिलाफ। तो दिस इज़ ए हाइट ऑफ विक्टिमाइजेशन, और ये वो चीज़ है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लैंडमार्क जजमेंट है 7 मेंबर्स बेंच का शुगरा बीबी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 जजेस ने उसकी समाअत डिटेल की और एक वंस एंड फॉर ऑल प्रिंसिपल ले डाउन किया कि कोई एक पर्टिकुलर अकरंस है ना लॉ में जो वकूआ है उसकी एक से ज़ायद FIR ना हो सकती हैं। तो जब मैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट की बैड एडमिनिस्ट्रेशन, मेलाफाइड इंटेंट को हाईलाइट कर रहा हूँ और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ या कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करने की बात कर रहा हूँ, तो इन तमाम लोगों ने जानते बूझते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी करके ऐसे काम किए हैं, which brings only one thing in my mind. This is nothing but a blatant victimization and violation of the order passed by the Supreme Court, and it was only because they think that Imran should be controlled, इसकी ज़ुबान बंदी की जाए, इसके इख्तिलाफ़ राय का जो हक है उसको इससे छीन लिया जाए, और इसको एक ऐसी एग्जाम्पल सेट किया जाए कि जो सिर्फ इमरान के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो मीडिया है
और जो उसके तमाम लोग उससे मुंसलिक हैं उनको एक मैसेज कन्वे किया जाए कि ख़बरदार, अगर आपने एक सर्टन हद से आगे अपना इख्तलाफ राय की शिद्दत में आपकी कमी ना आई या आप पीछे ना हटे तो आपको हम एक ऐसी एग्जाम्पल बनाएंगे और एक ही मरतबा बना दे, एक ऐसा काम कर दे जिससे पूरी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो। तो भाई इमरान को 5, 7, 10 दिन इतने रगड़े से क्यों गुजारा जाता? और भाई कॉम्प्रोमाइज ही करना था तो बहुत पहले कर लेता। इतना तमाशा लगाने की हमारी ये दूसरी तरफ से जरूरत पेश ना थी। तो मैं रिकॉर्ड पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमरान की जो इंटेग्रिटी है एज ए जर्नलिस्ट और मेरी जो इंटेग्रिटी है एज ए प्रोफेशनल लॉयर, किसी भी चीज़ को इतना हम जेलसली गार्ड नहीं करते जितना इस चीज़ को करते हैं। पुराना दोस्त है, हम दोनों ने हम्बल बिगिनिंग से अपना कैरियर डेवलप किया, पूरी स्ट्रगल की है, ट्रांसपेरेंसी के साथ की है, जिसके हज़ारों नहीं लाखों लोग गवाह हैं। भाई सुन लें, अगर किसी ने हमारे से डील करने का इरादा बनाया था या है या आइंदा है, और भाई हमारे तक ना आना, हमारी तरफ से साफ सुथरा जवाब है। और ये जो तासुर लिया जाता है, जो र्यूमर फैक्ट्री चलती है ना, लोगों का सोचने का हक है, आपका सवाल करने का हक है। फैक्ट्स को मैंने आपको बता दिया है, ना कोई कभी डील थी ना है, लेकिन मेरी प्रोफेशनल एडवाइस है ना सिर्फ इमरान के लिए, और एक पर्सनल हम्बल सी मेरी सजेशन है बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी। प्लीज ऑल ऑफ यू शुड हैव गुड सेंस, अ बेटर सेंस। हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड हो गई है, लोगों में इख्तिलाफ राय है। हम सब ने मिलके, जब मैं इमरान को कहता हूँ भाई थोड़ा सा हाथ होला रख, दिस इज नॉट एज ए लॉयर, दिस इज एज ए पर्सन हु इज अ कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मुल्क की हालात जरूरी हैं, मुआशरे में सिविलाइज्ड तरीके से चलना चाहिए, सेम एनर्जी, सेम नैरेटिव, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, जिसके लिए मैं बार बार इमरान को एडवाइस कर रहा हूँ और मैंने सख्ती से किया हुआ है। एज अ ब्रदर मैंने उसको ज़रा थोड़ा सा कान भी मरोड़े हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल लॉयर मैं उसको बार बार ये एडवाइस कर रहा हूँ कि हमने कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट दी है कि जो उसके केसेस पेंडिंग है ना, ये 20 मुकदमात, उसके सब्जेक्ट मैटर पे हम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस कमेंट नहीं कर सकते, इस वजह से कि वो दोनों पार्टीज पे पाबंदी है। नॉट ओनली इमरान बट पार्टीज ऑफ द केस वुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर। उसके अलावा इमरान is already doing tweets, Imran is interacting with the people, Imran is doing his vlogs, and I think he has maintained the same very stance. But मैं उसको कभी कभी समटाइम कह देता हूँ, उसका भाई होने के नाते, नॉट एज ए लॉयर, और भाई थोड़ा सा हथौला रख लिया गया। हथौला रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी बता दें कि जब इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया तो क्या कहीं उस वक्त कहीं ना कहीं खुफिया मुज़ाकरात भी जारी थे, और उनकी जो रिहाई है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो किसी डील का सबब रिहा हुए, तो क्या इसमें कितनी सदाकत है? ये पब्लिक सुन ले, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट आई एम पासिंग। मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह शारक से करीब है। इमरान के जितने लीगल अफेयर्स थे, ये तमाम प्रोसीडिंग मैं सिंगल हैंडेडली देख रहा हूँ फ्रॉम द डे वन। जब से इमरान अरेस्ट हुआ है आज तक किसी भी एक शख्स ने, किसी भी एक इदारे को हुकूमत की तरफ से किसी भी शक्ल सूरत में हमसे निगोशिएट ना किया है। हमने किसी से रब्ता नहीं किया, ना हमने किसी को अप्रोच किया है और ना ही किसी ने हमें अप्रोच किया है। किसी भी एक जगह पे किसी भी एक फ़र्द ने या अफराद ने कोई गुफ्तगू नहीं की। और मेरे अल्लाह की ज़ात जानती है कि जो डील की बात है ना, तो डील तो हमारी हुई है कोर्ट ऑफ लॉ में, कि जब कोर्ट ऑफ लॉ में हमने अपना केस कंटेस्ट किया, इसको प्रोफेशनली डील किया है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इंश्योर किया है, दिलेरी से, डिटर्मिनेशन से सामना किया है। काश कि अगर कोई ऐसी बात होती ना, ये डील होनी होती या हुई होती, तो भाई इमरान को 5, 7, 10 दिन इतने रगड़े से क्यों गुजारा जाता? और भाई कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था तो बहुत पहले कर लेता। इतना तमाशा लगाने की हमारी ये दूसरी तरफ से ज़रूरत पेश ना आती। तो मैं रिकॉर्ड पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमरान की जो इंटेग्रिटी है एज ए जर्नलिस्ट और मेरी जो इंटेग्रिटी है एज ए प्रोफेशनल लॉयर, किसी भी चीज़ को इतना हम जेलसली गार्ड नहीं करते जितना इस चीज़ को करते हैं। पुराना दोस्त है, हम दोनों ने हम्बल बिगिनिंग से अपना कैरियर डेवलप किया, पूरी स्ट्रगल की है, ट्रांसपेरेंसी के साथ की है, जिसके हज़ारों नहीं लाखों लोग गवाह हैं। भाई सुन लें, अगर किसी ने हमारे से डील करने का इरादा बनाया था या है या आइंदा है, और भाई हमारे तक ना आना, हमारी तरफ से साफ सुथरा जवाब है।
और ये जो तासुर लिया जाता है, जो र्यूमर फैक्ट्री चलती है ना, लोगों का सोचने का हक है, आपका सवाल करने का हक है। फैक्ट्स को मैंने आपको बता दिया है, ना कोई कभी डील थी ना है, लेकिन मेरी प्रोफेशनल एडवाइस है, ना सिर्फ इमरान के लिए, और एक पर्सनल हम्बल सी मेरी सजेशन है बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी। प्लीज ऑल ऑफ यू शुड हैव गुड सेंस, अ बेटर सेंस। हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड हो गई है, लोगों में इख्तिलाफ राय है। हम सब ने मिलके, जब मैं इमरान को कहता हूँ भाई थोड़ा सा हाथ होला रख, दिस इज नॉट एज ए लॉयर, दिस इज एज ए पर्सन हु इज अ कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मुल्क की हालात जरूरी हैं, मुआशरे में सिविलाइज्ड तरीके से चलना चाहिए। और रिजवान रज़ी साहब का केस और इमरान का केस एग्जैक्टली सिमिलर इन नेचर, बिल्कुल एक तरह का केस था। उन पे एक था एफआईए का केस, इमरान पे पुलिस ने जो उन पे एफआईए ने चार्जेस लगाए थे, इमरान पे पुलिस ने सिमिलर चार्जेस लगाए। और रिजवान रज़ी साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं, बैक इन 2012 आई वाज इन पंजाब यूनिवर्सिटी डूइंग दिस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से मैंने एक मास्टर्स किया हुआ है जर्नलिज्म में, तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता। रिजवान रज़ी साहब वाज वन ऑफ माय लेक्चरर्स देयर, तो आई देन बिकेम अ लॉयर, अ सक्सेसफुल, ए टॉप प्रोफेशनल। तो मैंने एक दिन न्यूज़ पढ़ी कि कोई तासुर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान के इदारों ने, जिस भी किसी इदारे ने रिजवान रज़ी साहब को किडनैप कर लिया। दिस बिकम्स एन इंटरनेशनल न्यूज़, पूरी दुनिया में न्यूज़ बन गई। मैंने फौरी तौर पर वो जो बात हुई थी ना कॉन्टेक्ट की, क्योंकि प्रोफेशनल लॉयर हूँ, पाकिस्तान के तमाम इदारों में अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। लोग अगर मुझे पब्लिकली कोई बात नहीं करते तो कॉन्फिडेंस में लेके सच बता देते हैं। तो मैंने रिजवान रज़ी साहब को पर्सनली ट्रैक किया। सैटरडे वाले दिन पता लगा कि एफआईए लाहौर ने उनको अरेस्ट किया है, और संडे वाले दिन एफआईए लाहौर उनका 14 डेज का फिजिकल रिमांड लेने आई कि जी हमें 14 डेज का फिजिकल रिमांड दें, हमने इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है और बाद फिर बेल का प्रोसेस। आम हालात में ये तासुर था कि रिजवान रज़ी साहब 1 या 2 साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो मैंने वो केस रिजवान रज़ी साहब का उस वक्त ही लड़ा, ये जानते हुए, पूछते हुए कि पब्लिक तासुर उनके बारे में क्या लिया जाता है। तो मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज तक इस वक्त तक मेंबर ना हूँ। अगर मेरी कभी कोई जिंदगी में प्रायोरिटीज में पॉलिटिक्स करना हुआ तो मैं ज्वाइन करूंगा जर्नलिज्म में, दो मैं प्रैक्टिस नहीं करता। ये तो बताया नहीं था। रिजवान रज़ी साहब was one of my lecturers there. Teacher. So I then became a lawyer, a successful, a top professional. तो मैंने एक दिन न्यूज़ पढ़ी कि कोई तासुर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान के इदारों ने, जिस भी किसी इदारे ने रिजवान रज़ी साहब को किडनैप कर लिया है। दिस बिकम्स एन इंटरनेशनल न्यूज़, पूरी दुनिया में न्यूज़ बन गई। मैंने फौरी तौर पर वो जो बात हुई थी ना कॉन्टेक्ट्स की, क्योंकि प्रोफेशनल लॉयर हूँ, पाकिस्तान के तमाम इदारों में अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। लोग अगर मुझे पब्लिकली कोई बात नहीं करते तो कॉन्फिडेंस में लेके सच बता देते हैं। बिल्कुल। तो मैंने रिजवान रज़ी साहब को पर्सनली ट्रैक किया। सैटरडे वाले दिन पता लगा कि एफआईए लाहौर ने उनको अरेस्ट किया है। अच्छा। और संडे वाले दिन एफआईए लाहौर उनका 14 डेज का फिजिकल रिमांड लेने आई कि जी हमें 14 डेज का फिजिकल रिमांड दें, हमने इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी और बाद फिर बेल का प्रोसेस। आम हालात में ये तासुर था कि रिजवान रज़ी साहब 1 या 2 साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकते। अच्छा। तो मैंने वो केस रिजवान रज़ी साहब का उस वक्त ही लड़ा, ये जानते हुए, बूझते हुए कि पब्लिक तासुर उनके बारे में क्या लिया जाता है। तो मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज तक इस वक्त तक मेंबर ना हूँ। अगर मेरी कभी को जिंदगी में प्रायोरिटीज में पॉलिटिक्स करना हुआ तो मैं ज्वाइन करूंगा। ये क्लैरिफिकेशन भी मैं समझती हूं बड़ी जरूरी थी, बड़ी जरूरी। थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन, इट वाज वेरी मच नीडेड। बहुत शुक्रिया अली, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, और व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।